मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहन के घर कुछ दिन रहने चली गई, क्योंकि जीजाजी काम पर चले जाते थे और बहन घर पर अकेली होती थी। इसलिए बहन कहने लगी कि तुम मेरे साथ रहा करो। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैं गर्भवती हो गई और मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। बहन ने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया। पति कहने लगा कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं इसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर जीजाजी ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नज़र रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नज़र रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें आई। जब मैं कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन की शादी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी बहन चुप चुप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने का सोचकर मायूस हो जाती है। हम 2 बहनें और एक भाई था, मनोज। मेरे पापा मर चुके थे। हम दोनों बहनों में बड़ी दोस्ती थी। मैं दीदी के जाने के बारे में सोचकर उदास हो जाती थी कि दीदी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो भी मुझसे दूर होने का सोचकर उदास रहती। शादी के वक्त वो माँ और मेरे गले लगकर बहुत रोई। मेरे जीजाजी ने जब उसे इस तरह से उदास देखा तो मेरी माँ से कहने लगे कि अर्चना को भी साथ भेज दें, पूजा का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में पूजा के अलावा और कोई तो है नहीं, वो अकेली रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी तुरंत से तैयार हो गई। मम्मी ने कहा कि ज़्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस कुछ दिन के बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे जीजा के अलावा और कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। उनके मम्मी पापा भी मर चुके थे। रात को मैं एक अलग कमरे में सोने चली गई, लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। पूजा दीदी और विराज जीजाजी तो अपने कमरे में होंगे। जीजाजी यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा सकता था। मैं कुछ डर सी गई थी, लेकिन दरवाजे पर मुझे जीजाजी की आवाज़ आई कि अर्चना, दरवाज़ा खोलो। मेरा डर खत्म हो गया। मैंने बेड से उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी दीदी बहुत रो रही है, उसके सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ ही सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। मुझे यह सुनकर कुछ हैरानी सी हुई थी। आज से पहले तो दीदी के सर में कभी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि पूजा दीदी को मेरे साथ सोने की आदत है, इसीलिए मुझे बुला रही हूँ। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ ठीक सी हो गई थी। मैंने कहा कि दीदी, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है। कहने लगी कि तू मेरे पास सो जा, मुझे यहाँ न जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। मम्मी बहुत याद आ रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं कैसे सो सकती हूँ, जीजाजी क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सिर में दर्द है, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं चुप सी हो गई। मैं उनके बेड पर लेट तो गई, लेकिन मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी कपड़े बदलकर मेरे पास लेटकर सो भी गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। कमरे में गुलाब के फूलों की नेट बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन के कमरे को देखकर खुद को बहुत बुरा लग रहा था। काफ़ी देर के बाद मुझे नींद आई। जब मैं सुबह उठी तब भी दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई 2 लोग बातें कर रहे हों। जब मैं किचन में गई तो जीजाजी नाश्ता बना रहे थे और वहाँ एक नौकरानी भी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, साहब जी, आपकी दुल्हन तो बहुत ही प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं पूजा दीदी हूँ। जीजाजी की मेरी तरफ पीठ थी। उन्होंने पलटकर मुझे देखा तो हंसने लगे। नौकरानी से कहने लगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है,
ये तो पूजा की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या नाश्ता करूंगी। मैंने कहा कि आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बना दूंगी। वो बोले मैं बना लूंगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की। तुम जरा अपनी बहन को उठा दो, नौकरानी को उसे देखना है, कब से मेरा सिर खा रही है। जीजाजी ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखकर कहा। मैं किचन से बाहर आ गई। जब कमरे में गई तो दीदी अभी भी सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो वो गुस्से से कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा, दीदी आप उठकर नाश्ता कर लें। वो उठकर बैठ गई, मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने जीजाजी के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। दीदी भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। विराज भाई ने उनकी पहचान नौकरानी से करवाई। नौकरानी की खुशी का जवाब भी दीदी ने गुस्से के अंदाज में दिया। पूरा दिन दीदी अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। जीजाजी किसी काम से बाहर चले गए थे। रात को जब वह लौट कर आए तो खाना खाने के तुरंत बाद दीदी फिर सिर दर्द का कहने लगी। जीजाजी परेशान हो गए। मैं तो सोच में पड़ गई कि दीदी के सर में फिर दर्द क्यों शुरू हो गया है। जीजाजी दीदी से कहने लगे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन दीदी कहने लगी कि अभी नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर दीदी मुझसे कहने लगी कि अर्चना, मेरे कमरे में आकर मेरा सिर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और दीदी का सर दबाने लगी। दीदी मुझसे कहने लगी कि आज भी तुम रात को मेरे साथ ही सो जाना। मुझे दीदी की ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। जीजाजी क्या सोच रहे होंगे, मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दीदी रोने लगी, कहने लगी, मुझे अकेला इस इंसान के पास छोड़कर मत जाओ। जैसा ये आदमी नजर आता है वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकियां दी हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसलिए अभी यहाँ से मत जाओ और मेरे पास सो जाओ। दीदी की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन दोनों के बीच की दीदी जीजाजी से इतना डर रही थी। दीदी के चेहरे पर भी अजीब सा डर दिख रहा था। मैं आज भी दीदी के साथ ही सो गई थी। दूसरे दिन भाई मुझे वापसी लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कुछ दिन मैं दीदी के साथ ही रहूंगी। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है, दीदी क्यों अपने पति से इतना घबरा रही है। दीदी ने भी मेरे भाई से कहा कि अर्चना को मेरे पास ही रहने दो, 1 माह बाद आकर ले जाना। भाई मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। अब मैं विराज की हरकतों को नोट करने लगी। वो खाने के दौरान भी दीदी को घूर घूर कर देखते रहते थे। दीदी उनके इस तरह के घूरने पर भी घबरा जाती, न जाने ऐसा क्यों था, जबकि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करते थे, छोटी बहनों की तरह समझते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बार खाना खाने के वक्त जीजाजी ने दीदी से कहा कि वो उनके साथ आइसक्रीम खाने चलें। ये सुनते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। दीदी ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया, कहने लगी कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती। अर्चना को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप अर्चना को अपने साथ लेकर चले जाएं। सच में आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी। विराज फिर से दीदी को घूरने लगे, लेकिन उन्हें कहा कुछ नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंस हंस कर बातें करते रहे, कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत ही सरल मिजाज की हैं, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं। कहने लगे, मुझसे तो बात तक भी नहीं करती, मुझे देखकर डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। वो इस बात पर मुस्कुरा दिए। मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने भी बात मजाक से खत्म कर दी। एक बार रात को मेरी आंख खुली तो मुझे दीदी के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी। न जाने किस बात पर बहस हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई।
पहले तो सोचा कि मुझे पति पत्नी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा बहस हो गई और लड़ाई जारी रही तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं दीदी के कमरे के पास पहुंची तो दीदी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। विराज का असल रूप तो अब मेरे सामने आने लगा था। वो भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे बंद करो अपना रोना धोना, कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि मना ही करती जा रही हो। दीदी कहने लगी कि मैं यह बात नहीं मान सकती, मैं अर्चना को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है, उसे 1 महीने तक मेरे पास रहने दें, फिर मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे सर में बहुत दर्द है, भगवान के लिए मुझे सुकून से सोने दें। जीजाजी खामोश हो गए। मुझे उनका असली रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी दीदी को मेरी न जाने क्या ज़रूरत थी। अब भी जीजाजी का रवैया मुझसे पहले जैसा ही था, लेकिन अब तो वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात को मेरे लिए रोज़ कभी जूस तो कभी आइसक्रीम ला कर देते, जिसे खाते ही कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में सो जाती थी कि सुबह ही मेरी आंख खुलती थी। लेकिन दीदी का चेहरा उतरा हुआ होता। एक बार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दीदी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझे बताई, उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मैं तो सुनकर चकरा सी गई थी। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। मैंने घर आते ही दीदी से कहा कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन दीदी कहने लगी वो सच कह रहे थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। देखा ना, उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। अर्चना, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी है। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ये कहकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि जीजाजी मुझे जूस और आइसक्रीम लाकर देते थे। शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस पिलाकर उन्होंने, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जीजाजी ऐसे घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफरत सी होने लगी। रात को जब जीजाजी घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए। मैं तो उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। दीदी ने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया और कहने लगी कि कमीने इंसान, तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दीदी के बोलने के अंदाज और गुस्से पर वो यूं अनजान बने बैठे थे जैसे बहुत ही मासूम हो। कहने लगी कि पूजा क्या बोल रही हो, होश में तो हो। मेरी दीदी रोने लगी, कहने लगी कि अर्चना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विराज भाई की तो रंगत ही उड़ गई थी। वो मुझे हैरानी से देखने लगे। मेरा जी चाहा कि मैं उनका मुंह ही नोच लूं। दीदी ठीक कहती थी कि ये जैसे हैं वैसे नजर नहीं आते। मैं ही बेवकूफ़ बनी रही थी। उन्हें अपने भाई जैसा समझती थी। उनके घटियापन की शायद कोई हद ही नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे कि मैं अर्चना को अपनी छोटी बहन समझता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। जीजाजी भी चिल्लाकर दीदी से बातें करने लगे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या? आपने तो मुझे बहन कहकर इस रिश्ते को ही गंदगी से काला कर दिया है। आप मुझे नशे वाली दवा डालकर जूस पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं, और आप? मेरे पास तो जैसे लफ्ज़ ही खत्म हो गए थे। मैं रोने लगी। इसी वक्त मेरा भाई वहां पहुंच गया। शायद दीदी ने उसे बुलाया था। उसने विराज भाई को खूब मारा। वो मार खाते हुए भी अपने पाप को कबूल नहीं कर रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैं किस पर शक करती? मैं जीजाजी के घर रह रही थी। वहाँ सिर्फ विराज भाई थे और वो मुझे जूस लाकर देते रहे थे, जिसे पीने के बाद ही मैं होश खो बैठती थी। मेरे भाई ने उन्हें मार मार के बुरा हाल कर दिया था और हम दोनों बहनों को लेकर वापस घर चले गए थे।
घर जाते ही दीदी मम्मी के साथ गले लगकर रोने लगी। कहने लगी कि अर्चना को विराज ने बर्बाद कर दिया है। मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। अब मेरी मम्मी तो सुनते ही दिल पकड़कर बैठ गई। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन ने अपने पति पर डिवोर्स का केस कर दिया था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया और रोती रहती थी। उस वक्त दीदी ही थी जो पूरे घर को संभाले हुए थी। मम्मी को भी वही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी, मेरी खातिर अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। भला मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन 15 दिनों के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई। माँ कहने लगी कि कल वो मुझे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाएंगी और मेरा अबॉर्शन करवा देंगी। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। अभी ये बात घर पर ही है और घर पर ही खत्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती। अगले दिन मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए। जो पहाड़ मेरे सिर पर फटा वो मैं ही जानती थी। मैं बुत बनी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। मम्मी भी मुझे हैरत से देख रही थी। हम लोग वापस घर लौट आए। मेरे साथ ये क्या हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता था? मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, किसकी बात पर नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। मैं बिल्कुल चुप सी थी। चंद दिनों में मेरे कॉलेज खुल गए और मैं कॉलेज जाने लगी। दीदी का केस भी आखिरी डेट पर था। शायद इसी डेट पर उनकी डिवोर्स हो जाती। मेरी सहेली भी मेरी पीली रंगत देखकर वजह पूछने लगी। मैं उन्हें क्या वजह बताती। मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्त तो मुझे मेरी दीदी की शादी की बात पूछने लगे। बस 2 माह ही तो हुए थे उनकी शादी को और क्या कुछ नहीं हो गया था। लेकिन वही मेरी दीदी की दोस्त भी मुझसे मिल गई। दीदी के बारे में पूछने लगी। दीदी की दोस्त ने मुझे जो झटका दिया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उनकी दोस्त के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि अर्चना, 4 दिन के बाद आखिरी डेट है। इसके बाद मेरी इस घटिया शख्स से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। पहले तो उनकी खुशी देखकर मुझे उनकी दोस्त की बातें याद आने लगी। फिर मुझे लगा नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, ना ही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका पति अच्छा नहीं था, तभी उनको छोड़कर वो इतना खुश थी। लेकिन मेरे अंदर मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मेरी टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा था कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मम्मी भी ये सुनकर परेशान हो गई। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझे ये बात क्यों कही थी? फिर मम्मी मुझसे पूछने लगी कि अर्चना, क्या उस डॉक्टर ने भी तुम्हारे टेस्ट किए थे? मुझे याद आने लगा कि उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था। उसने तो बस मुझे चेक किया और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। मुझे कहा कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं। दीदी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था। मुझे फौरन से घर ले आई थी और एक तमाशा खड़ा कर दिया था। कुछ देर तो मेरी मम्मी चुप रही, फिर मुझसे सारी बातें पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि दीदी को ये बात मत बताना कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गई थी, इसलिए मैं चुप रही। कॉलेज में दीदी की दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और अब दीदी के चेहरे पर छाई खुशी की चमक देखकर मैं तो उन पर शक करने लगी। रात को एक और राज का पता चलना बाकी था, जब मेरे ही नंबर पर विराज जीजाजी की कॉल आने लगी। न जाने क्यों मैंने वो कॉल उठा ली और जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुपचाप सुनती रही। इसके बाद मैं दीदी की आदतों को नोट करने लगी।
आजकल न जाने क्यों किसी से हंस हंस कर बातें करती थी। एक रात मैं पानी पीने सहन में आई तो मैंने सहन से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर दीदी को चढ़ते देखा। रात के 1 बजे वो छत पर क्या करने गई थी? मैं उनके पीछे ही चल दी, लेकिन जब मैं ऊपर गई, दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं से वापस नीचे उतर गई। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी खातिर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। मैंने जल्दी से पहले अपनी मम्मी को जगाया, उसके बाद भाई को, और उन्हें ऊपर ले गई। उस वक्त दीदी किसी और नौजवान के साथ गले लगे हुए ये कह रही थी कि बहुत जल्द मुझे डिवोर्स मिल जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बेवकूफ़ इंसान से पीछा छुड़वाना मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मेरा भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा, फिर उस नौजवान को मारने पीटने लगा। वो नौजवान तो अपने आप को छुड़वाकर भाग गया। दीदी का रंग फीका पड़ गया, उनका सच खुल गया था। उस दिन फ़ोन पर भी जीजाजी मुझसे यही कह रहे थे, अर्चना मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी दीदी तो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। पहले ही दिन उसने रोना धोना मचा दिया था कि उसके सर में दर्द है। फिर वो हर रात तुम्हें सर दबाने के बहाने अपने पास सुलाने लगी थी। मैं उसका पति था, उसे चाहता था, इसीलिए उसे अपनी नज़रों से समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तुम्हें अपने पास न सुलाया करे। लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा शुरू हो गया। मैंने उससे कहा कि अर्चना को वापस भेज दो। जब तक वो यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन वो रोने धोने लगी, कहने लगी कि बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे साथ रहने दो। मुझे लगा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन मैं भी इंसान था, मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए तुम्हें जूस में हल्की सी नींद की दवा देता था ताकि तुम गहरी नींद में सो जाओ और मैं उसके साथ रह सकूं। लेकिन वो मुझे करीब तक नहीं आने देती थी। कभी कुछ बहाना करती थी तो कभी कुछ। और जैसे ही 1 महीना गुजरा, उसने झूठ बोलकर ये तमाशा खड़ा कर लिया था। मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया है और ना ही कभी कर सकता था, और अब भी अदालत में मुझे सज़ा दिलवाना चाहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं है। बस तुम अगर एक बार सच बोल दो, मैं सज़ा से बच जाऊंगा। मैंने उस वक्त जीजाजी की बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे उनकी बातों पर यकीन भी आ चुका था, क्योंकि ना मैं प्रेग्नेंट थी और ना किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती की थी। फिर मुझे दीदी की दोस्त ने भी बता दिया था कि वो किसी आवारा लड़के से मोहब्बत करती है, और अब तो मैं अपनी आंखों से सारा सच देख चुकी थी। भाई ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वो लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार हो। 4 दिन के बाद अदालत में मैंने सच बोल दिया। विराज जीजाजी आज़ाद हो गए थे। दीदी को भी डिवोर्स दे दिया था। कुछ दिन बाद भाई ने दीदी की शादी उसी आवारा लड़के के साथ करवा दी और कहा कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। 1 साल बाद मेरी शादी भी हो गई। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए गई तो एक दुकान में मेरी दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दीदी जॉब कर रही थी। उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया था, इसीलिए वो नौकरी करने पर मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही अंजाम होता है। हमारे माँ बाप, भाई बहन हमारे अपने ही होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। इसलिए लड़कियों से कहूँगी कि माँ बाप की इज्जत को ख़त्म करने के बजाय उनकी इज्जत की चादर से खुद को ढांप लेना ही अक्लमंदी है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।